Good morning, student. Now, next topic we have to start off class 6, first chapter, when, where and how. Yesterday we talked about the history and how we get all the resources. कहाँ से ये हमें मिलता है कि भाई पीछे क्या हुआ, हमारे पास्ट में क्या हुआ. Just see the sources of history, जहाँ से हमें हमारा पास्ट जानने का चांस मिलता है, हम अपने पास्ट को स्टडी करते हैं. दैट वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स. ये दो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपने पास्ट को रीगेन करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर ये देखो, इसमें मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे, आर्ट फैक्ट्स आ जाएंगे. और लिटरेरी सोर्स के अंदर रिलीजन है, सेक्युलर है, फॉरेन जो स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, वो इसके अंदर आ जाएगा. और जो अकाउंट्स उस टाइम पे लिखे जाते थे वो इसके अंदर मेंशन किए जाएंगे. अब सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी स्टडी करता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है. ए पर्सन हु स्टडीड अबाउट द रिमेन्स ऑफ पास्ट. जो रून्स बचे हुए होते हैं, जो अवशेष हमारे पास, अगर हम कहें ना पीछे, अगर पीछे का कोई भी मटेरियल मिलता है, उनके बारे में स्टडी करना, उनका एज फैक्टर डिवाइड करना, कौन से एज से वो बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ ये आर्कियोलॉजिस्ट अपने कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकालते हैं. ये लोग क्या करते हैं? दे डिग मोन्ड्स एंड फाइंड बरीड अंडर. जैसे कि कहीं आपको खुदाई करनी है, खुदाई करने के बाद में वहाँ नीचे आपको कोई भी मटेरियल मिलता है, मीन्स मे बी इट इज़ पोर्ट, मे बी इट इज़ ज्वेलरी, मे बी इट इज़ स्केलेटन ऑफ समवन, तो उसके बारे में ये स्टडी करेंगे. ठीक है. स्टडी करने के बाद दे पुट डेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अब डेट कैसे बता कर करेंगे? भाई आप जिंदा हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पता लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ डेड है और बहुत पुरानी है तो उसका आप डेट किस तरीके से डिक्लेयर करोगे? हाउ टू नो? रेडियो कार्बन डेटिंग. रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम पीछे के पास्ट की जो थ्योरी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं. उसका एज फैक्टर हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एज उसमें निकाल सकते हैं. अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई के दौरान जो मटेरियल हमें मिलता है, जैसे पॉट है, ज्वेलरी है, और उसके साथ में स्केलेटन है. स्केलेटन के साथ में भी बहुत ज़्यादा कई, अभी जो रिसेंटली चाइना के अंदर एक ग्रेवयार्ड मिली है, उसके अंदर बर्तन है, बर्तन के अंदर कुछ लिक्विड्स भरे हुए जो अभी भी एज इट इज़ है. तो कहने का मतलब है कि उस टाइम की, अगर हम पीछे के टाइम की हिस्ट्री को देखें और आज की प्रेजेंट में अगर हम उसको कंपेयर करें, तो पीछे का जो हिस्ट्री था, उसका साइंस था, वो बहुत अच्छा था. अब सबसे बड़ी बात ये देखो, आपने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा. मोहनजोदारो एक बड़ा सा टीला था जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता था. मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता था? कि जब उसकी खुदाई हुई तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हमें यहाँ पर देखने की मिली. सिविलाइजेशन के अंदर उस टाइम पर किस तरीके के घर बनते थे, ईंटों के मकान बनते थे, और उस टाइम ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ पर जो वाटर पॉन्ड था, एक बड़ा सा जो बोलते हैं ना आपका जो बाथरूम है, ठीक, मतलब बहुत जाइंट साइज़ का बाथरूम उस टाइम पे मिला था. तो कहने का मतलब ये है कि जो रून्स हमें मिलते हैं, जो टूटे फूटा जो भी मटेरियल हमें खुदाई के दौरान मिलता है, उस चीज़ का स्टडी करके हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था. तो ये कैसे पता लगाएंगे? जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा कि भाई उनको देखकर हम कैसे बता सकते हैं. तो ठीक जिस तरीके से आजकल आप डिटेक्टिव सीरियल्स देखते हो ना, डिटेक्टिव सीरियल में कोई मर्डर हो जाता है तो वो सीबीआई वाले जाते हैं, पीछे बैक में जाते हैं कि भाई यहाँ पे 4 ग्लासेस पड़े, मीन्स 4 मेंबर तो थे. तो ठीक उसी तरह से जैसे मोहनजोदारो के अंदर जो हुआ था, जो हमें सिविलाइजेशन मिली थी, तो वहाँ पर ईंटों के मकान बने हुए थे. तो हमने ये आइडिया लगा लिया कि भाई उस टाइम के लोग ईंटों के बने हुए घर में रहते थे. ड्रेनेज सिस्टम उनका था, जैसे कि घर के बाहर जो नालियाँ वगैरह चलती थी, रोड के दोनों साइड में डस्टबिन्स वगैरह हुआ करते थे, मीन्स दे आर लिविंग ए सिस्टमेटिक लाइफ. तो ये चीज़ हमें वहाँ की सिविलाइजेशन के जो रून्स मिले हैं उनसे ही तो पता लगा है. ज्वेलरी वो किस तरीके की पहनते थे, कॉइन्स के ऊपर क्या क्या प्रिंट होता था. तो कहने का मतलब अगर एक छोटा सा भी क्लू हमें मिलता है तो हम उससे पूरा का पूरा हिस्ट्री जानने का कोशिश करते हैं और एटलीस्ट जान ही जाते हैं.
तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, लिटरेरी सोर्स हो गया, तो ये पास्ट का जो बैकबोन आप इसको कह सकते हो, बैकबोन है ये कि पास्ट को हम इन 2 सोर्सेज के थ्रू बहुत वेल नोन जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जो डिवीजन था, जो पार्ट्स है, सब पार्ट्स हैं इसके अंदर। नाउ लुक अबाउट द इंस्क्रिप्शंस। व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस के अंदर जो मैटर इंक्लूड किया जाएगा दैट इज रिटन रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, मीन्स जो भी लिखा हुआ मैटर आपके पास होगा, पिलर्स के ऊपर जो लिखा है और जो गुफाओं की दीवारों के ऊपर लिखा है। हार्ड सरफेस मीन्स उस टाइम पे बुक नहीं होती थी, बुक के जैसे ये कागज़ पे हम रिसेंटली लिखते हैं ना, वो मैटर नहीं होता था, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था। ठीक है, वो भी इंस्क्रिप्शंस के अंदर आएगा। आर नॉन एज इंक्रिप्शन। ये जो सारा का सारा रिटन रिकॉर्ड है, पिलर के ऊपर लिखा हुआ और ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा हुआ, गुफाओं की दीवारों के ऊपर लिखा हुआ, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के अंदर आएंगे। अब इंस्क्रिप्शंस का भी एक सर्टेन लैंग्वेज होता है और स्क्रिप्ट होता है, और उसको पढ़ने के लिए भी एक अलग से जो बोलते हैं स्टडी करने वाला चाहिए। वो भी ज़रूरी नहीं कि सबको समझ में आए। जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज तक नहीं समझी गई है, तो कहने का मतलब ये है कि उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, उनकी स्क्रिप्ट लिखने की अलग होती थी। जैसे इसके अंदर देखो आप, इलाहाबाद पिलर के अंदर लिखा हुआ है द कन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता की जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी विक्ट्रीज है, उसको उसके अंदर मेंशन किया गया है। मेहरोली के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चंद्रगुप्ता ने किस तरीके से आगे अपना एम्पायर आगे बढ़ाया और कौन कौन सी जीत हासिल की। तो कहने का मतलब ये है, जब उस टाइम पे जो ये राजा वगैरह होते थे, इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर एक कैलीग्राफी रखा हुआ था। कैलीग्राफी मीन्स जो भी वो अपना काम करते थे उसका रिटन रिकॉर्ड वो अपने पास रखते थे। रिटन रिकॉर्ड रखने का जो बेसिक पर्पस ये था कि आगे आने वाली जनरेशन को क्या पता लगेगा कि पीछे पास्ट में क्या हुआ, कौन से राजा ने क्या अचीवमेंट किया। तो ये बेसिकली इन्होंने, किसी ने पिलर के ऊपर लिखवाया है, किसी ने हार्ड प्लेट्स के ऊपर रिटन रिकॉर्ड लिखवाया है, और किसी ने ये गुफाओं की जो केव्स की जो वॉल है उसके ऊपर मेंशन किया है। तो कहने का मतलब ये है, जो पुराना हमारा पास्ट है, इतिहास है, वो हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी जानने का चांसेस मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखिए आप, मोन्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे? टेम्पल्स है, टॉम्ब्स है, पैलेसेस है और फोर्ट है। ये चारों की चारों चीज़ें इसके अंदर हम मेंशन करेंगे। अब ये देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, सांची स्तूप है। कहने का मतलब जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड नोन है, पुराने टाइम पर एजुकेशन का हब हुआ करता था, और इसके अंदर बाहर से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। इंडिया के अंदर बेसिकली जो पुराने टाइम पे वर्ल्ड टीचर के नाम से हम लोग वेल नोन थे, जाने जाते थे, तो बेसिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट्स आते थे स्टडी करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद में केव ऑफ अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, उसके अंदर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पिक्चराइजेशन किया गया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पर बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रोपगेट हुआ था। सांची स्तूप टेम्पल है, सेम एटिटीज़ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है, एंशियंट टाइम को जानने के लिए हमें इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना पड़ेगा, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉइन्स के थ्रू हम कैसे स्टडी करेंगे? हिस्ट्री ऑफ किंग। कॉइन के ऊपर कई बार क्या होता है कि जो उस टाइम का किंग है उसका पिक्चर होता है या गॉड का पिक्चर होता है, तो उसके अंदर हमें इस चीज़ का पता लग जाता है कि उस टाइम पे उस राजा की हिस्ट्री क्या थी, उसकी प्रॉस्पेरिटी क्या थी, वो उसको सिंबलाइज करता है। जैसे कि समुद्रगुप्ता टाइम के जो कॉइन्स मिले हैं उस पर हमें भगवान विष्णु का पिक्चर मिला है। कॉइन्स हैं गॉड्स इमेज, मीन्स कुछ पे राजा की फ़ोटो होती थी, कुछ पे भगवान की फ़ोटो होती थी। तो समुद्रगुप्ता के टाइम पे जो कॉइन्स हमें मिले हैं उस पे गॉड विष्णु का पिक्चराइजेशन था। और ये जो कॉइन्स थे किस किस के बनते थे? गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, और जो बाकी मेटल्स हैं उनके भी कॉइन्स बने थे। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इंडिया और फॉरेन
इन दो लैंड्स के कॉइन अगर हमें अपनी जगह मिले हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पर हमारे यहाँ दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था, और बेसिकली हुआ भी है। ये आपको भी पता है कि इंडिया इतना ज़्यादा प्रॉस्परस था और जो हमारा मटेरियल था उसका पूरे देश में, पूरी इंडिया के, पूरी कंट्री के अंदर डिमांड था। तो ट्रेड का जो बेसिक कल्चर है ये उस टाइम पर डेवलप हमारे यहाँ पर हो चुका था। नेक्स्ट है आर्ट फैक्ट। आर्ट फैक्ट के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे? दैट वन इज़ पोइट्री, टूल्स, वेपन, टॉय एंड ज्वेलरी। ये सारी की सारी चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब बेसिक सी चीज़ है, पोट्री है, उस टाइम पर बर्तन किस तरीके के बनते थे। हमारे टाइम के जो आज के टाइम के एडवांस टेक्नोलॉजी अगर हम कहें, मेटल के बर्तन जो कहें वो उस टाइम पर नहीं थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे विद पेंटिंग। जैसे आपने पानी का मार्ट देखा होगा ना, पानी के मार्ट है उसके ऊपर डिज़ाइन सी बनी हुई होती है। ये जो रेड कलर और ब्लैक कलर जो होता है ना, ये पीछे का जो हिस्ट्री है मौर्य काल के टाइम से ये पिक्चराइजेशन वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो अब ये उस टाइम पे डेकोरेशन का काम होता था। डेकोरेशन मीन्स ये जो नॉर्मल सी पेंटिंग होती है ना, ये हम लोग कई जगह देखते हैं आजकल, तो ये उस टाइम पर वॉल पेंटिंग हुआ करती थी। वो रिप्रेजेंट करती थी कि उस टाइम के लोग एट प्रेजेंट में किस तरीके की लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, टूल्स किस तरीके के बना रहे हैं, वेपन्स किस तरीके के यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके के खिलौने खेल रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे आपके पास में ये टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम है, लेकिन उस टाइम पर मिट्टी के, लकड़ी के इनके खिलौने हुआ करते थे। ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो एज इट इज़ गोल्ड का तो होता ही था, लेकिन गोल्ड के साथ साथ में बाकी मेटल्स के भी ज्वेलरी बनाई जाती थी। स्कल्पचर्स की हेल्प हमें किस तरह से मिलती है हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए? वो उस टाइम पे जो मूर्तियाँ बनाते थे, मूर्तियों के साथ साथ में जो पेंटिंग होती थी, जैसे अजंता एलोरा की जो पेंटिंग है उसके अंदर पूरा का पूरा बुद्धा का जो लाइफ है वो मेंशन किया है, वो उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया गया है। तो कहने का मतलब सिर्फ पेंटिंग के थ्रू उन्होंने उसकी पूरी की पूरी लाइफ को वहाँ पर उतार दिया है। तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे पास से कनेक्ट भी करता है कि पास्ट के अंदर इस तरीके के आर्टिस्ट भी हुए हैं जो बाय पिक्चर्स हमें सारा का सारा हिस्ट्री बता सकते हैं। गुप्ता टाइम में, गुप्ता पीरियड के टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उस टाइम पे लिया गया था। जैसे डेसिमल सिस्टम हमारे कांटेक्ट में आया था, बहुत सारे पोइट उस टाइम पे हुए थे, स्कल्पचर है और जो ये मूर्ति बनाने का काम है ये भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा था। तो कहने का मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए पुराने लोगों की जो ये क्लोथिंग स्टाइल है, ईटिंग स्टाइल है, हैबिट स्टाइल है, ये हमें वहाँ के स्कल्पचर से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। अब बेसिकली हिस्ट्री छोटा पॉइंट तो है नहीं, तो इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट टू पार्ट इसको स्टडी किया जाएगा तो इसका डिटेल स्टडी हम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को हम ऐड करेंगे? ऑल रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस दैट आर अवेलेबल ऑफ आवर पास्ट इन रिटन। जो रिटर्न में हमारे पास लिखे हुआ मटेरियल होगा वो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आएगा। नाउ सी द सब पार्ट ऑफ ऑल दिस रिटर्न रिसोर्सेज। मैनी ऑफ देम मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पर प्रेस तो था नहीं, तो आपको पता है कि हर कोर्ट में राजा ने एक कैलीग्राफर रखा हुआ था जो हैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता था उस टाइम। ठीक है, तो ये हैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता था, तो उसी वजह से पुराने टाइम के जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो ही हमें मिले हैं, जस्ट लैक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट अपने पास आता है रिलीजियस। रिलीजियस लिटरेचर के अंदर कौन सा क्या चीज़ आएगी? जो हमारे कल्चर बेस्ड होगी, रिलीजन बेस्ड होगी, जो हमारे उस टाइम के रिचुअल्स है, परंपराएं हैं, धर्म के ऊपर जो आधारित हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएगी। जैसे वेदास है, रामायण, महाभारत, त्रिपिटकास। उस टाइम पे जो हमारे सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो सोशल कंडीशन थी लोगों की, ये सारी की सारी हमारी रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आएगी कि उस टाइम के लोग कौन कौन सी परंपराओं को फॉलो करते थे, कौन से भगवान को मानते थे, उनको पूजा करने का तरीका क्या था, रिचुअल्स क्या थी, परंपराएं क्या थी, और उनके साथ साथ में जो सोसाइटी में रहने का तरीका है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो उसके अंदर आएंगे, लोगों से जुड़े हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी क्या थी और सोशल कंडीशन क्या थी, मीन्स किस तरीके से वो जीते थे, खाने का, पीने का, रहने का तरीका उनका क्या था। ये सारा का सारा मैटर हमें
रिलीजियस लिटरेचर के अंदर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू मूव अबाउट द सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर बेस्ड ऑन रिचुअल, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, मीन्स उस टाइम के पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो भी मैटर था वी विल गेट इन दिस लिटरेचर। अब सेक्युलर लिटरेचर के अंदर क्या होगा? सेक्युलर लिटरेचर नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन। इसके अंदर किसी धर्म का कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा, धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं की जाएगी। इसके अंदर क्या आएगा? पोइट्री है, ड्रामा है, और जो जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर आए हैं स्टडी करने के लिए उनका रिकॉर्ड होगा। साइंस के बारे में हमें उसमें मेंशन किया जाएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन, इवन पॉलिटिक्स का जो भी मैटर है वो हम सेक्युलरिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कौटिल्य। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, जो सबसे ग्रेट एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का। उसके अंदर मौर्य डायनेस्टी के बारे में और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर रहा था। नाउ नेक्स्ट इज बाणभट्ट। इसने हर्ष चरित्र लिखी। हर्ष चरित्र के अंदर इसने जो हर्ष ने जितनी भी विक्ट्रीज ली है, किसके साथ में जो युद्ध किया है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, दैट वन इज मेंशन्ड देयर। नाउ नेक्स्ट इज कल्हन राजतरंगिणी। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 12th सेंचुरी। इसके अंदर भी कोई रिलीजियस एस्पेक्ट मेंशन नहीं किया गया, इसके अंदर वही चीज़ मेंशन की गई है। तो कश्मीर के अंदर बिगनिंग से लेके 12th सेंचुरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, वो इसके अंदर मेंशन किया है। नाउ नेक्स्ट इज कालिदास। कालिदास की जो शाकुंतलम है और मेघदूत है, दैट वन इज ऑल्सो ए ड्रामा। ड्रामा मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर जो बोलते हैं कि रिलीजियस के अंदर हम पर्टिकुलर रिलीजन की बात करेंगे और सेक्युलरिज्म के हम सोसाइटी को पढ़ाने के लिए, उनको उस टाइम अवेयर करने के लिए जो ड्रामाज है, प्लेज हैं, वो राइट किए जाते थे। तो कालिदास ने भी उस टाइम पे लिखे थे। जो पर्टिकुलर लैंग्वेज उस टाइम का था दैट वाज संस्कृत एंड प्राकृत। संस्कृत एंड प्राकृत एंड ऑल्सो तमिल। प्राकृत लैंग्वेज इज बेस्ड पीपल्स लैंग्वेज, जो लोकेलिटी में वो लोग बोलते थे, दैट वन इज प्राकृत लैंग्वेज। सो टोटली if we want to know about history we have to know the archaeological sources and the literary sources। ये सारा का सारा मैटर अगर हम डेप्थ से पढ़ेंगे और इंटरेस्ट वे में पढ़ेंगे तो बेसिकली हम अपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से वेल नोन जान पाएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आवर पास्ट एंड आवर प्रेजेंट, हाउ वी विल गेट डिफरेंस बिटवीन देम, शेपिंग आवर प्रेजेंट। बेसिकली जो पास्ट में मिस्टेक हुई है वो फ्यूचर में ना हो, अगर हिस्ट्री को पढ़ा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो ये चीज़ होगी। जो हमारा प्रेजेंट है वो डेफिनेट परफेक्ट बनेगा। वी हैव टू गेट नॉलेज ऑफ आवर एंसेस्टर कि हमारे जो पूर्वज थे किस तरह का लाइफस्टाइल जीते थे, क्या उनकी हार्डशिप थी, क्या उनका वर्क था, और उस टाइम पे जो कस्टम थे, रिलीजन थे, वो इसके अंदर मेंशन किया जाता है और उसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन मीन्स जो स्टोन एज का टाइम था, स्टोन एज है, पैलेलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, जिस जिस तरीके से एज बढ़ी उस तरीके से हमारे डेवलपमेंट हुए। इस एज के अंदर स्टोन एज जिसे कहा जाता था, गुफाओं में रहते थे, दीवारों पर पिक्चर बनाकर एक दूसरे को साइन देते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, नदी किनारे रहने लगे, ग्रुप बनने लगे, टाउन्स बनने लगे, किंगडम्स बनने लगे, और उसके बाद में हमारा स्क्रिप्ट भी डेवलप्ड हुआ और लैंग्वेज भी चेंज हुई। तो उनके अंदर जो ब्राह्मी लिपि थी उसके अंदर हमारा जो उस टाइम का टाइम पीरियड है अर्ली मैन का, वो लिखा जाने लगा। अब उस टाइम जो रिलीजन थे, बेसिकली पुराने टाइम के जितने भी, अगर हम बैक के ऊपर बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि हम सूरज की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, ज़मीन की पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम पर रिलीजियस एस्पेक्ट एकदम हाई लेवल पर था। हमें हर चीज़ में गॉड का एग्जिस्टेंस महसूस किया जाता था और एट प्रेजेंट हम उस चीज़ को फील भी करते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो हमारा पास्ट था, वो हमारे प्रेजेंट को इतने परफेक्ट तरीके से मेंटेन कर सकता है
अगर हम वो हिस्ट्री के अंदर जो बेसिक मिस्टेक्स हुई थी उसको रिमूव कर दे। नेक्स्ट इज ट्रेवलर्स अकाउंट। हम हिस्ट्री को किस तरीके से जानेंगे, जो हमारे यहाँ पर उस टाइम पर जिसने ट्रैवलिंग की थी। ट्रैवलिंग मीन्स बहुत से लोग बाहर से एजुकेशन लेने के लिए भी आते थे, बहुत से जो स्टूडेंट थे वो पर्टिकुलर किंग के एम्पायर का नॉलेज लेने के लिए आते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो वो अपनी कैलीग्राफी के थ्रू रिटन रिकॉर्ड मेंशन करते थे। तो ठीक उसी तरह से उन लोगों ने हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बोले तो एक वैल्यूएबल एस्पेक्ट हमारा ये है कि उस टाइम के जो वैल्यूएबल सोशल और पॉलिटिकल अकाउंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में मेंशन किए। नाउ सी अबाउट द मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्ता के टाइम पे आया था इंडिया के अंदर। उसने भी अपनी बुक के अंदर इंडिका के अंदर मेंशन किया है कि उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसने मेंशन की है। एज यूजुअल फायान इन चंद्रगुप्ता सेकंड, ओके, अलबरूनी इन द पीरियड ऑफ महमूद गजनवी, उस टाइम पर ये यहाँ पर आया था। तो उसने जो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर एक बुक लिखी थी, दैट वन इज़ किताबुल हिंद। इसके अंदर महमूद गजनवी की जो भी अचीवमेंट्स हैं, विक्ट्रीज़ है, जो उस टाइम का जो रॉयल उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसने मेंशन किया था। होल एंड सोल जो कहने की बात ये है कि जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे उन्होंने अपने खुद के नॉलेज के बेसिस पे जो भी उन्होंने उस टाइम पर एक्सपीरियंस किया, फील किया, वो अपनी अपनी बुक्स में मेंशन किया। और वही बुक एक हिस्ट्री का जो हिडन पार्ट हमारे सामने भी कभी कभी डिस्कवर करता है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका हिस्ट्री का था। उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, किस किस सोर्सेज से हम उसे स्टडी कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई।